नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज के सत्र में। आज हम बात करेंगे अशोक का इतिहास में क्या स्थान है इस विषय पर। भारतीय इतिहास में अशोक एक आदर्श और महान व्यक्तित्व वाला सम्राट सिद्ध हुआ। अशोक ने अपने शासन काल में न केवल एक विजेता और शासक के रूप में बल्कि एक शांति प्रिय और धर्म प्रचारक के रूप में भी दायित्व का निर्वहन किया। अशोक के विषय में कई बार कहा जाता है कि अशोक की शांतिवादी नीति के कारण मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ, मौर्य साम्राज्य बर्बाद हुआ, लेकिन यह असत्य है। इसके विपरीत अशोक ने अनेक उपलब्धियां प्राप्त की। विश्व के इतिहास में अशोक एकमात्र ऐसा शासक था जिसने राज्य को बढ़ाने के लिए, अपने राज्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए धर्म की नीति अपनाई। अशोक ने धर्म के आधार पर ही अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया। अशोक संसार का सबसे प्रतापी शासक माना जाता है। अशोक ने अपनी प्रजा पर, हालांकि अशोक बौद्ध धर्म का मतानुयायी था, लेकिन इसके बावजूद अशोक ने कभी भी अपनी प्रजा पर बौद्ध धर्म को लादने की चेष्टा नहीं की। अशोक के अधिकांश अभिलेख हमें ब्राह्मी लिपि में मिलते हैं। इसके बावजूद भी अशोक ने अपने राज्य को एकीकृत करने के लिए ब्राह्मी के साथ साथ खरोष्टी, आरमाइक और यूनानी लिपियों को भी सम्मिलित किया। अशोक ने सहनशील धार्मिक नीति अपनाई। अशोक का राज्य राजनीतिक दृष्टि से अत्यंत विस्तृत था और राजनीतिक एकता पर अशोक ने काफी बल दिया। राजनीतिक एकीकरण के लिए, राज्य के एकीकरण के लिए अशोक ने बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्मों को भी सम्मान दृष्टि से देखा। अशोक के विषय में यह भी कहा जाता है कि अशोक के समय तक, जब तक अशोक का शासन काल रहा, यानी 232 ईसा पूर्व तक मौर्य साम्राज्य के लोगों के द्वारा, उनकी प्रजा के द्वारा अहिंसावादी नीति अपनाई गई, क्योंकि कलिंग युद्ध के पश्चात स्वयं अशोक ने यह प्रण किया था कि वह जीवन में कभी भी युद्ध नहीं करेगा। और कलिंग युद्ध के पश्चात अशोक ने युद्ध घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की थी। कलिंग युद्ध के बाद और अशोक के शासन काल तक, इस पूरे समय काल में मौर्य वासियों के द्वारा शांतिवादी नीति को अपनाया गया। अशोक ने विजेता और कुशल शासक के साथ साथ एक शांति और धर्म प्रचारक के रूप में भी कार्य किया। अशोक ने अपने राज्य ही नहीं बल्कि राज्य के बाहर विदेशों में भी धर्म का प्रचार प्रसार किया। अशोक ने अपने आस्था के बल पर, अपनी आस्था के प्रति अशोक के द्वारा पूरी निष्ठा और उत्साह के साथ कार्य किया गया और अपनी आस्था के बल पर ही अशोक ने अपने साम्राज्य को मजबूती प्रदान की। लेकिन जब अशोक का शासनकाल समाप्त हुआ तो उसके पश्चात अशोक के जो करद राजा थे या जो उसके अधीनस्थ राजा थे, तुरंत ही उन्होंने स्वयं को स्वतंत्र घोषित कर दिया और जहां वो पहले अशोक के अधीन शांतिवादी नीति अपना रहे थे, उसी के उलट उन्होंने आक्रमणकारी नीतियां अपनाना शुरू कर दिया। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में लिखा है कि राजा को हमेशा शक्ति के बल पर राज्य को प्राप्त करने की चेष्टा करनी चाहिए, लेकिन इसके विपरीत अशोक ने शक्ति के बल का प्रयोग न करते हुए धम्म की शक्ति को सबके सम्मुख प्रस्तुत किया। स्पष्ट रूप से हम कह सकते हैं कि अशोक
भारत ही नहीं वरन विश्व का वह एकमात्र सम्राट था जिसने अक्षरशः अपने आदर्शों का पालन किया। और ऐसे किसी भी सम्राट का उदाहरण हमें विश्व के इतिहास में नहीं मिलता है जिसने प्रजा के लिए बनाई गई नीतियों को पहले स्वयं अनुपालन में लाया और बाद में प्रजा के द्वारा उन्हें पालन करने के आदेश दिए गए। अशोक का स्थान भारतीय इतिहास में इस बात से भी तय होता है कि अशोक के पास एक विशाल सेना थी। मौर्य साम्राज्य उस समय बहुत ही विस्तृत था। एक विशाल सेना मौर्य साम्राज्य के पास थी। पैदल सेना, रथ सेना और अश्व सेना के साथ साथ सैन्य विभाग का एक जो मजबूत स्तंभ उस समय माना जाता था, हाथियों को, ये सभी मौर्य सेना का हिस्सा थे। और इसके बावजूद भी अशोक ने युद्ध नहीं किया। इस अर्थ में, इन मायनों में अशोक अपनी पीढ़ी से भी काफी आगे था। तो हम कह सकते हैं कि अशोक के समकक्ष कोई दूसरा शासक नहीं, किसी का उदाहरण मिलता है जिसने भारतीय इतिहास में या विश्व के इतिहास में ऐसी मिसाल कायम की हो। धन्यवाद।